जो आर्टिकल 21 को प्रभावी बनाती हैं। समझ रहे हो बात को? सबसे पहले इस अनुच्छेद को समझना जरूरी है कि यह अनुच्छेद क्या कह रहा है। यह कह रहा है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 तक हमने पढ़ा था। वहां पे मैंने बताया था कि अपराध के संबंध में संरक्षण वगैरह, ठीक है, अपराधों के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 20 में। आर्टिकल 22 हम आगे पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग कि उसमें जो है संरक्षण होगा गिरफ्तारी के संबंध में। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ 21, 20 और 22 के बीच की एक कड़ी जिसमें यह जोड़ा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इसको समझ लो, सामान्य भाषा में समझ लो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है मेरे जीवन जीने की स्वतंत्रता, मेरे को पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा मेरे जीवन जीने की स्वतंत्रता में? तो मेरे को सभी मानवीय इच्छाओं के साथ जीने का अधिकार है। अच्छा, क्या क्या अधिकार आते हैं मेरे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता? मेरे को जीवन जीने का अधिकार है, मेरे पास निजता का अधिकार है, निजता यानी प्राइवेसी है, मेरे पास राइट टू प्राइवेसी का राइट है, मेरे पास स्वास्थ्य का अधिकार है, मेरे पास ये अधिकार है कि 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ये मेरा राइट है। इसके अलावा मेरे को अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार है मेरे पास, और बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है। ये मेरे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित अधिकार है। मेरे को विदेश यात्रा करने का अधिकार है, मैं चाहूं तो मतलब मैं विदेश यात्रा कर सकता हूं। एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले का नाम है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। ये मामला तुम्हारे पास मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस मामले को थोड़ा सा समझते हुए चलना। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, ये मामला आया था 1978 में, 1978 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस? मेनका गांधी विदेश यात्रा पर जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट मतलब विदेश यात्रा पर जा रही थी, तो भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया। जब रद्द कर दिया तो वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, पहुंचना ही था। उन्होंने कहा ये तो मेरा आर्टिकल 21 का हनन है, मेरे को अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता देता है कि मैं विदेशी यात्रा कर सकती हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ मेनका गांधी ठीक कह रही है भाई, उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मामला है, और सरकार उसमें कौन होती है कि उनको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रोक सके। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर काफी सारी चीजें आ जाती है। इसके अंतर्गत मेरे को प्रतिष्ठा का अधिकार आ जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर मेरे को सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार मेरे पास है। सार्वजनिक, इसके अंतर्गत मेरे पास प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, मैं चाह सकता हूं इच्छा मृत्यु का अधिकार है मेरे पास। तो ये सारे अधिकार मेरे किससे रिलेटेड है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्रेम विवाह करने का अधिकार है, समझ रहे हो? तुमको अपने मनपसंद की शादी करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21 देता है। अनुच्छेद 21 कह रहा है वो तुम्हारी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मामला है, जहां तुम खुश हो करो शादी। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? कौन सा आर्टिकल कह रहा है? अनुच्छेद 21 कह रहा है। यहां पे यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ, अभी इस पर चर्चा करेंगे हम। कह रहा है निजता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में उपरोक्त कथन की सही और उचित रूप में अर्थ है? सही और उचित रूप में कौन सा अर्थ भारतीय संविधान में हमको इसका देखने को मिलता है? अनुच्छेद 14 के तहत, संविधान के 42वें संशोधन के तहत, या अनुच्छेद 17 के और भाग 4 जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत, अनुच्छेद 21 भाग 3 के अंतर्गत गारंटीकृत स्वतंत्रता, या मेरे पास ऑप्शन डी यहां पर दिया गया अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान। तो मेरे को बताना है कि मेरा जो निजता का अधिकार है वो मेरे को संविधान के कौन से हिस्से में मिलेगा। तो भाई हम पढ़ क्या रहे? आर्टिकल 21, समझ रहे हो बात को? तो ये मेरे पास क्या है? अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटीकृत स्वतंत्रता है। इसको मैं कह सकता हूं कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का जो अधिकार है वो मेरा जो है अपना व्यक्तिगत अधिकार है, जो मेरे को कौन दे देता है? अनुच्छेद 21 देता है, और ये मेरे मौलिक अधिकारों के अंदर भाग 3 में गारंटीकृत स्वतंत्रता है। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 21 में बस इतनी ही बात तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई? 21 हमको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता देता है, वो कई सारे प्रकार से हो सकती है। मतलब इसमें ना मतलब ऐसा भी है कि हिरासत में अगर किसी व्यक्ति को लिया गया है, किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है,
तो उस पर शोषण हो रहा है तो वो उसके विरुद्ध भी उसके पास अधिकार है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। कई चीजें आ जाती है इसमें भाई, विदेश यात्रा आ जाती है, अच्छा सरकारी अस्पताल में अच्छा उपचार का मतलब भरोसा जो है वो उसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। आर्टिकल 21 के बाद यहां पर एक प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? प्रश्न को थोड़ा ठीक से पढ़ो। क्या कह रहा है? संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति जो है उसको किसी भी परिस्थिति में उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लिया गया है, उसे गिरफ्तारी के 12 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा बात को समझना। पहला वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, पहला जो पार्ट है वो कह रहा है संविधान कहता है किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित उसको किसी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। बात सही है, समझ रहे हो बात को? दूसरी बात तुमको ध्यान रखना है कि इस दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, उसमें जो ये 12 घंटे की अवधि लिखी है ना, ये 12 नहीं कितने घंटे की होती है? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और इसमें आने जाने का समय भी शामिल होता है। ठीक है भाई, इसके बाद आगे चलेंगे तो नेक्स्ट अपने पास है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 का क्लॉज ए। 21 के क्लॉज ए के अंतर्गत कौन सा अधिकार जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार। जहां तुमको क्लॉज दिख जाए ना तो तुरंत समझ जाना ये बाद में जोड़ा गया है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आई बात समझ में? क्लॉज नहीं है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखा है, अल्फाबेटिकल वैल्यू उसके साथ नहीं है, तो तब समझना ये मूल संविधान का अनुच्छेद है। परंतु अगर उसके साथ क्लॉज जोड़ा गया है तो तुरंत समझ जाइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया होगा, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आया होगा। और अगर हम आर्टिकल 21A की बात करें तो इसमें राइट टू एजुकेशन है, यानी शिक्षा का अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो आर्टिकल 21A क्या कह रहा है? ध्यान देना, यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। 6 से और 14 साल के सभी बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी? निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। समझ गए बात को? ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? तो ये 21 का क्लॉज ए कह रहा है। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है इतना? अगर हम देखें तो इसमें बीच में एक लाइन लिखी गई है कि यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के लिए एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह बात केवल लिखी गई है। 14 साल का बच्चा कौन सी उच्च या व्यावसायिक शिक्षा कर लेगा? समझ रहे हो बात को? तो इतना ध्यान रख लेना है, ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए दिया गया अधिकार है। आई बात समझ में? आगे देखेंगे तो अनुच्छेद 22 यहां पर लिखा गया है। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कराता है। कोई भी व्यक्ति के पास जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास 2 तरीके के अधिकार होते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पहली बात तो गिरफ्तारी ही 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? 2 तरीके। एक तो गिरफ्तारी ऐसी होती है ना कि मतलब तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने ये कार्य किया है, या तुम कोई ऐसा कार्य करने वाले हो जो देश की अक्षुण्णता या अखंडता के खिलाफ है। कोई ऐसा काम तुमने किया हो, मतलब जिसमें तुमको राष्ट्रीय मामले के अंतर्गत उठाया गया हो। और एक ऐसा मामला है कि जिसमें तुमको केवल शंका के आधार पर उठाया गया हो, शक के आधार पर उठाया गया हो। आई बात समझ में? दोनों तरीके से उठाया जा सकता है। माना तुमने कोई अपराध किया है तब तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो दंड विषयक गिरफ्तारी है। कैसी गिरफ्तारी है? दंड विषयक। और अगर तुमको जो है केवल इस आधार पर उठाया गया है कि तुम्हारे ऊपर शक है, अभी साबित नहीं हुआ है कि तुमने किया है या नहीं किया है, तो वो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी की जा रही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत तुमको उठाया जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो गिरफ्तारी 2 तरीके की होती है। एक तो गिरफ्तारी तब हो रही है
जब मतलब मेरे ऊपर केवल क्या है कि भैया किसी कार्य को करने का शक है, तो वो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी हो गई। एक मेरे ऊपर इस बात की तय है कि ये कार्य मैंने ही किया है, ये कृत्य मैंने ही किया, इस कानून का उल्लंघन मैंने ही किया है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो जब मेरे को केवल ये तय हो जाएगा कि ये कार्य मैंने ही किया है, तो ऐसी स्थिति में मेरे को जब भी कोई गिरफ्तार करने के लिए आएगा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये कार्य मैंने ही किया है। ये ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो प्रूफ भैया न्यायालय करेगा ना। ये तो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। व्यक्ति वारंट पूछ सकता है, अपनी गिरफ्तारी का वारंट पूछ सकता है, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अगर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उठाया गया है तो उसके पास ये कोई भी अधिकार नहीं रहते हैं। अच्छा, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की हम बात करेंगे तो उसको भी इस आर्टिकल में समझेंगे। आगे मैंने एक चीज जोड़ी हुई है, उसमें हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से समझने वाले हैं। पहले यहां पर समझ लेते हैं बात को, थोड़ा ध्यान देना। आर्टिकल 22 के तहत मैंने कहा कि गिरफ्तारी दो तरीके से हो सकती है। गिरफ्तारी कितने तरीके से हो सकती है? दो तरीके से। अगर गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की हो रही है तो कितने तरीके से हो सकती है? दो तरीके से। एक तो गिरफ्तारी होती है दंड विषयक। कैसी गिरफ्तारी होती है? दंड विषयक। और एक गिरफ्तारी होती है जिसको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया हो। समझ गए बात को? यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया हो। एक होता है दंड विषयक गिरफ्तार किया गया हो। समझ गए बात को? मतलब तुमको उठा करके थाने ले गए और गिरफ्तार तुमको कर लिया गया है, तो जब तुमको कोई उठाने आएगा तो तुम पूछ सकते हो कि भैया वारंट दिखाओ पहले, तो है ना। तुम्हारे पास उस समय पे किसका अधिकार रहता है? एक तो वारंट पूछने का अधिकार की गिरफ्तारी का वारंट कहां है। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर तुम्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उठाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में तुम पूछ नहीं सकते कि वारंट कहां है। पहली बात तो ये राइट तुम्हारे पास नहीं है कि तब तुम पूछो कि वारंट दिखाओ पहले। वो बोलेगा भैया वारंट कुछ नहीं है, निवारक निरोध अधिनियम 1950 पढ़ करके आओ। समझ गए बात को? और वो अधिनियम क्या कहता है? जब आपको निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा रहा हो तो तब आपको जो है वो कोई वारंट दिखाने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हो बात को? वारंट पूछने का अधिकार आपके पास नहीं रह जाता। अच्छा, ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं? इसके अंदर तुम देखोगे तो बड़े महत्वपूर्ण कानून आ जाते हैं। एक कानून है हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं मीसा। क्या बोल देते हैं? मीसा। MISA, मीसा। ठीक है ना। ये कानून लागू हुआ था 1971 के अंतर्गत। इस कानून का मतलब क्या होता है? इस कानून का मतलब होता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। समझ गए बात को? अगर मामला आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है और इस अधिनियम के तहत तुम्हें उठाया गया है तो तब तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को पहले वारंट दिखाओ तब तुम मेरे को गिरफ्तार कर सकते हो। अच्छा, दूसरी तुम्हारे पास अगर दंड विषयक के तहत गिरफ्तारी हुई है तो दूसरी छूट क्या होगी? तुम बोलोगे कि भाई मेरे को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओ। समझ रहे हो? पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर तुमको मीसा के तहत उठाया गया है, यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उठाया गया है, तो तब तुम्हें 3 महीने तक भी अपने पास रखा जा सकता है। तब तुम ये नहीं कह सकते हो कि 24 घंटे के बाद ले जाओ मेरे को मजिस्ट्रेट के पास। दोनों चीजों में फर्क समझ लो। समझ रहे हो बात को? दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। आर्टिकल 22 में एक गिरफ्तारी कैसी गिरफ्तारी है? दंड विषयक गिरफ्तारी है, जब तुम पूछ सकते हो कि वारंट दिखाओ। समझ गए बात को? दूसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सकते हो, भैया पेश करवाओ मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर। समझ गए? तीसरा, इसके अंदर देखोगे अगर तो निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन में जैसे मीसा के तहत उठा दिया गया है तो तब तुम ये भी नहीं कह सकते कि वारंट दिखाओ। वारंट वाला राइट तुम्हारे पास नहीं रह जाता गिरफ्तारी के समय में। उसी गिरफ्तारी के समय में तुम्हारे पास ये वाला राइट भी नहीं रह जाता कि तुम बोलो 24 घंटे के अंदर मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। तब तुम्हें 3 महीने बाद भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। अधिकतम समय 3 माह का है। समझ रहे हो बात को? ऐसा ही एक कानून है हमारे पास, जिस कानून को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। NASA करके तुम्हारे पास, नासा करके एक एक्ट है अपने पास, भारत सरकार का बनाया हुआ। इन अधिनियमों से तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कब बना? तो ये 1980 में बना। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1971 में बना।
इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे कानून हैं जिनको हम पढ़ते रहेंगे आगे आगे। फिलहाल तुम इनको ध्यान रखते रहना। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की बात कर रहा हूं। एक कानून 2001-2 के आसपास बना था, वो भी इसी से संबंधित है, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये समझ आया आर्टिकल 22 के अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई हैं। आर्टिकल 22 के अंतर्गत कहा गया है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। एक कौन सी? दंड विषयक, और एक कौन सी? निवारण निरोध तहत गिरफ्तारी वगैरह। आर्टिकल 22 का पहला भाग क्या कह रहा है कि कानूनी मामले से संबंधित है और इसमें निम्नलिखित में शामिल है। जैसा गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। जैसे मतलब क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तुम पूछ सकते हो कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। 22 का पहला भाग, यानी अगर जब गिरफ्तार किया जा रहा है दंड विषय के तहत। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, यानी तुम अपना वकील चुन सकते हो। समझ गए बात को? अपने वकील रख सकते हो अगर तुम्हें दंड विषयक के तहत उठाया गया है तो। तीसरा यहां पे क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होने का अधिकार। इसमें यात्रा का समय मिलाकर, इसको ध्यान रखना, यात्रा का टाइम मिलाकर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार रहता है। ये 3 चीजें कब रहती है? जब उठाया गया हो किसके तहत? दंड विषयक के तहत। तुम पूछ सकते हो क्यों उठाया गया है, दूसरा वकील रख सकते हो, तीसरा 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। समझ गए बात को? लेकिन 22 का दूसरा भाग क्या कह रहा है कि अगर निवारक हिरासत के मामले में तुम्हें संबंधित तुम्हारी गिरफ्तारी है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद में नागरिक एवं विदेशी दोनों की सुरक्षा के लिए यह है, लेकिन ऐसी स्थिति में तुम्हारे पास ये कोई भी राइट नहीं रह जाते हैं। समझ गए बात को? उस समय पे ना तो तुम अपना वकील ले सकते हो, तुम ये भी नहीं बोल सकते कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत मुझे उठाया गया है तो मेरे को वकील चाहिए, ये भी नहीं बोल सकते हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करो, और ये भी नहीं बोल सकते हो कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक है, बात समझ आ रही है कुछ? तो गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। क्लियर है? आगे चलें। अनुच्छेद 21 ने क्या कहा? अनुच्छेद 21 ने कहा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 22 ने क्या कहा कि गिरफ्तारी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार। क्लियर हो गया इतना? 2 प्रकार की गिरफ्तारी होगी। अनुच्छेद 23 और 24 ये हमारा अगला मौलिक अधिकार आ गया, और अगला मौलिक अधिकार हमारा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? तो मैं राइट टू एक्सप्लेनेशन इसको कह सकता हूं। क्या कहना चाह रहा है ये एक्ट? आर्टिकल 23 क्या कहता है, 24 क्या कहता है, इसको समझेंगे। 23 और 24 हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध हमें कुछ अधिकार देते हैं। जैसे यहां कुछ भारत के पुराने समय में जमींदार, सूदखोर, अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। बंधुआ मजदूरी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। किसी मजदूर को ले लिया, उसको बस अपने पास बंदी प्रकार का बना लिया, दास टाइप का बना लिया, स्लेव सिस्टम टाइप का रख लिया। और जैसे अभी भी तुम देखोगे तो ईंट के भट्टे पर काम करने वाले कई लोगों से बंधुआ मजदूरी वगैरह करवाई जाती है। आई बात समझ में? हालांकि अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रखा जा सकता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार, बालात श्रम, इस प्रकार के अन्य बालात श्रम के कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें देश लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। इस तरह के कृत्यों के लिए दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 13 1956 में लागू किया था। आई बात समझ में? क्या कह रहा है आर्टिकल 23? तो आर्टिकल 23 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति को जो है वो जबरन किसी से कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता, किसी से बालात श्रम यानी जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रखा जा सकता, और अगर किसी को बंधुआ मजदूर, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। ये 3 बातें कह रहा है मेनली आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कह रहा है कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसी को जो है वो बंधुआ मजदूर नहीं रखा जा सकता। क्या नहीं रखा जा सकता? बंधुआ मजदूर नहीं रखा जा सकता। तीसरी बात क्या कह रहा है अनुच्छेद 23? तीसरी बात कह रहा है अनुच्छेद 23 कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, या फिर उससे जो है बालात श्रम नहीं करवाया जा सकता। क्या नहीं करवाया जा सकता है? बालात श्रम।
जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, आदमी का व्यापार नहीं किया जा सकता है, और उसको बंधुआ मजदूर यानी बंदी बना करके, स्लेव यानी दास प्रकार का बना करके नहीं रखा जा सकता है। आई बात समझ में? ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 23 कह रहा है। इसके लिए अगर किसी व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें होती हैं तो वो कानूनी अपराध है। उसके लिए संसद ने एक कानून बनाया भी है, जिसको हमने यहाँ पे चर्चा किया। ये कानून किस वर्ष बनाया गया था? 1956 में बनाया गया था। क्लियर है इतना? 1956 में इस कानून को बनाया गया था। नेक्स्ट यहां पर थोड़ा सा देखोगे तो बाल श्रम पर रोक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य किसी संकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्यों या रेलवे में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 24 कहता है कि अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे खतरनाक कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे खान में नहीं लगाया जा सकता, जैसे रेलवे के कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ऐसे किसी भयानक कार्य में जिसमें जान का जोखिम हो, उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है। बाल श्रम पर रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है? तो आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। आई बात समझ में? आप लोगों ने देखा होगा कि कई होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अवैध घोषित किया हुआ है। ये वैसे तो वैधानिक तौर पर देखा जाए तो बाल मजदूरी के अंदर आता है, और बाल मजदूरी कानूनी अपराध है। ये कानूनी अपराध का उल्लंघन करके लोग रखते हैं, और अभी कौन से कानून बनने के बाद नहीं रखते हैं। समझ रहे हो बात को? कई सारे लोग रखते हैं। आप देखोगे कि अपने ही बाजार में आसपास के कई लोग जो है वो छोटे छोटे बच्चों को काम पर रखते हैं। तो कौन से आर्टिकल का डायरेक्टली उल्लंघन है? वो आर्टिकल 24 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। बात ये नहीं है कि कानून बना दिया गया है तो उन सभी बच्चों को अधिकार मिल गए। बात ये है कि उन सभी के अधिकारों की जागरूकता भी तो उनके पास होनी चाहिए। अधिकार तो संविधान हमें बहुत सारे प्रकार के देता है। अधिकार तुम्हारे पास तब भी बहुत सारे प्रकार के हैं जब तुम्हें थाने में बंद किया गया है। अधिकार तो तुम्हारे पास हर प्रकार के हैं, लेकिन जागरूकता की कमी जो है वो हमें हमारे अधिकारों का पता नहीं चलने देती है। इसलिए रोड पर अगर कोई पुलिस वाला चालन कर रहा होता है तो कोई आदमी उससे थप्पड़ खा जाता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि इसने थप्पड़ मारा क्यों। ये जरूर है कि उसका कोई राइट नहीं बनता थप्पड़ मारने का, कहीं से कहीं तक नहीं बनता। हाथ उठाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा अपराध है, और खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो तब तो और भी बड़ा अपराध है। तो उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो थप्पड़ मार सके। परंतु जिस व्यक्ति को थप्पड़ पड़ी है, अगर वो चुप है और कुछ भी नहीं जानता है उसके बारे में, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई ढंग का आदमी होगा जिसको सब पता होगा, अपने राइट ठीक से पता होगा, तो अच्छे से नाप देगा नहीं नाप देगा। तो बस इसीलिए संविधान पढ़ा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आगे क्या कह रहा है? बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। 1986 में एक कानून बनाया गया, बाल श्रम अधिनियम। आई बात समझ में? बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में किया गया। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यवसायिक कार्यों में लगाने तथा 14 से 18 तक के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। 14 साल तक का बच्चा जो है, अधिनियम बनाया गया था जो 1986 में, उसमें संशोधन किया गया 2016 में, और कहा गया 14 साल के बच्चे को, 14 साल तक के बच्चे को किसी भी काम पर नहीं लगाया जा सकता। वो बाल मजदूरी है, कानूनी अपराध है। और 14 से 18 साल तक का जो बच्चा है, उस 18 साल तक के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नहीं रखा जा सकता या खतरनाक व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट अपने पास आ जाता है आर्टिकल 25, और ये अपने पास अगला राइट है। अगला राइट है हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आई बात समझ में? तो 21 में हमने क्या पढ़ा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण दैहिक स्वतंत्रता समझ आई सबको? 22 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? 22 के अंदर हमने पढ़ा गिरफ्तारी के समय पे कौन कौन से प्रकार से गिरफ्तारी होती है, दंड विषयक या निवारक निरोध के तहत। दंड विषयक गिरफ्तारी होगी तो आप क्या बोल सकते हो कि वारंट दिखाओ। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि वकील चाहिए मेरे को। तीसरा आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश।
लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार हुए हो तो ना आप वारंट पूछ सकते हो, ना वकील हायर कर सकते हो, और ना ही आप ये कह सकते हो कि मेरे को 24 घंटे के अंदर कहां ले जाओ, मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ। आर्टिकल 23 और 24 वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। 23 क्या कह रहा है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव का जो है बालात श्रम मानव से नहीं करवाया जा सकता, है ना। इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है, तो 24 बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि बाल श्रम पर रोक लगाने का कार्य कौन सा अनुच्छेद कर रहा है, 24 कर रहा है। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1986 में बना। संशोधन कब हुआ, 2016 में हुआ। 14 साल तक के बच्चों को किसी भी कार्य पर नहीं लगाया जा सकता, और 14 से 18 साल तक के बच्चों को खतरनाक कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे तो हमारे पास अब आ जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के और 28 तक। आई बात समझ में। 25 to 28 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है, यानी नागरिक और विदेशी दोनों के लिए यह उपलब्ध है, वो विदेशी जो भारत की भूमि पर रह रहे हैं। आई बात समझ में। 25 कह रहा है कि भैया अगर तुम सिख हो तो तुम पगड़ी रख सकते हो, अगर तुम सिख हो तो कृपाण रख सकते हो, हिंदू हो तो सिंदूर धारण कर सकते हो, चूड़ियां वगैरह हिंदू महिलाएं पहन सकती हैं, उनके धर्म की स्वतंत्रता है, समझ रहे हो। आपकी अपनी निजी स्वतंत्रता है, आप कोई सा भी धर्म माने, उस धर्म का प्रचार प्रसार कुछ भी करें, ये राइट आपको कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 25। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। आई बात समझ में। कोई धर्म को मान लो, उसका प्रचार प्रसार करो, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, इसलिए ये राइट देता है। भैया मुस्लिम महिलाओं को हिजाब रखने की स्वतंत्रता संविधान देता है, आर्टिकल 25 देता है। हिंदू महिलाओं को सिंदूर धारण करने की या फिर उनके श्रृंगार संबंधी जो भी प्रतीक हिंदू महिलाओं के हैं उनको धारण करने की स्वतंत्रता ये देता है, संविधान देता है। सिखों में कृपाण रखने की स्वतंत्रता, पगड़ी रखने की स्वतंत्रता, वो कौन सा आर्टिकल दे रहा है, आर्टिकल 25 दे रहा है, 25 दे रहा है। कह रहा है आप किसी धर्म को मानो, उस धर्म का आचरण करो, उस धर्म का अबाध रूप से संचरण करो, कोई समस्या इसमें कहीं तक भी नहीं है। आई बात समझ में। तो 25 के अनुसार आप क्या कर सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है, मतलब आप उस धर्म का आचरण भी कर सकते हो, किसी भी धर्म का आप आचरण कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। समझ रहे हो बात को। सीमाएं, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। अभी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जैसे यहां पे लिखा गया धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, ये हमारा अनुच्छेद 27 है। कौन सा है, 27। ठीक है भाई। 25 और 26 जो है वो हमारे आर्टिकल यहां पर मैं डिस्कस कर चुका हूं। जैसे हमने पढ़ा कि भाई हमको 25 के अनुसार कैसी स्वतंत्रता है, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है। समझ गए बात को। वहीं हम किसी धर्म का आचरण कर सकते हैं और उस धर्म के आचरण के अलावा उसका प्रचार प्रसार वगैरह भी कर सकते हैं। समझ गए। 27 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों से संबंधित किसी भी शुल्क, धार्मिक कार्यों से संबंधित यदि अगर कोई भी पैसा है तो उस पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, यानी उस पर कोई भी कर वगैरह नहीं लगेगा। मैं इसमें सीधे सीधे ऐसे जोड़ लेता हूं, अगर कोई मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में एक दिन की आय अगर मान करके चलो, मंदिर में एक दिन का जो दान पुण्य वगैरह है, वो दान पुण्य अगर लाख रुपये का भी है, अगर उसमें करोड़ों का भी दान मासिक रूप से हो रहा है, तो उसमें से एक भी रुपये पर टैक्स नहीं लगता है। और वो टैक्स इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता है। किसी भी धार्मिक कार्य के पैसे पर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लगा सकती। आई बात समझ में। भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। शिरडी का साईं बाबा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, खूब पैसा वहां पे आता है ना। कई सारे मंदिर हैं। जैसे आज मुकेश अंबानी जी बद्रीनाथ गए तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए बद्रीनाथ मंदिर को दान दे दिए। समझ रहे हो बात को।
5 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी जी के लिए जो है ना, वो कोई मतलब कुछ भी नहीं है कि नहीं है। अब मतलब जो आदमी हजार हजार करोड़ के गिफ्ट दे रहा है तो उसके लिए 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने 5 करोड़ दान कर दिए, कहां पे? बद्रीनाथ मंदिर में, ठीक है। जो उन्होंने 5 करोड़ रुपए दान किए, अब वो बद्रीनाथ मंदिर के जो समिति वगैरह है उसके पास चला गया। समिति क्या करेगी? तो मंदिर के कार्यों में उस पैसे को लगाएगी। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब यह है कि उस 5 करोड़ रुपए पर एक भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। वो कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 27 कह रहा है। किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई भी कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। समझ गए बात को? नेक्स्ट यहां पे धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता 28 को यानी 21A के अंतर्गत राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई राज्य सरकार के द्वारा पोषित है, अगर कोई सरकार के द्वारा पोषित विद्यालय है, कोई शिक्षण संस्थान है जो सरकारी विद्यालय है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सरकारी विद्यालयों में क्या नहीं दी जा सकती है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राज्य द्वारा पोषित किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। निजी विद्यालयों में दी जा सकती है, निजी शिक्षण संस्थाओं में दी जा सकती है, लेकिन जो राज्य सरकार के अनुदान से खुले हैं, राज्य सरकार के पैसे से खुले हैं, वहां कोई भी धार्मिक शिक्षा वगैरह नहीं दी जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 28 का क्लॉज ए कह रहा है। समझ गए बात को? नेक्स्ट अगर आगे चले तो 29 और 30 अगला अपने पास हमारा फंडामेंटल राइट आता है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 और 30 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके अंतर्गत दे रखी हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक 2 आधार पर होते हैं। कितने आधार पर होते हैं? 2 आधार पर। एक तो जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं, एक अल्पसंख्यक है भाषा के आधार पर। समझिए बात को? जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यकों की बात करें तो हिंदू को छोड़ करके बाकी सब अल्पसंख्यक हैं। जैसे मुसलमान अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी, ईसाई सब अल्पसंख्यक धर्म है। समझ रहे हो बात को? अल्पसंख्यक का मतलब इनकी संख्या कम है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक बात को समझें तो क्या कह रहा है? 29 कह रहा है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को, किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं। एक भाषा को बोलने वाले लोग अगर कम है तो वो भाषा ही आधार पर अल्पसंख्यक हो गए, और अगर एक समुदाय की जनसंख्या कम है तो वो जनसंख्या के आधार पर हो गए। तो 29 क्या कह रहा है? किसी भी भाग में रहने वाला अगर कोई नागरिक है तो वो अपनी बोली जो है, अपनी भाषा जो है, अपनी लिपि जो है या अपनी संस्कृति जो है, वो उसको सुरक्षित रखने का उसके पास अधिकार है। हमारे पास अधिकार है कि हम गढ़वाली में बोल सकते हैं, हम गढ़वाली हैं, गढ़वाली में बोल सकते हैं, अपनी बोली में बोल सकते हैं। हमें अपनी बोली को संरक्षित करने का अधिकार है, और ये अधिकार हमें संविधान का अनुच्छेद 29 देता है। समझ रहे हो बात को? लेकिन अधिकार तब मिलेगा ना जब हम खुद बोलना चाहेंगे। समझ रहे हो बात को? इसलिए खुद बोलो, अपनी बोली बोलो, अपनी भाषा बोलो, अपने लोगों के बीच तो बोलो। कम से कम जो अपने आसपास के लोग हैं उनके साथ गढ़वाली में ही बात करो। अगर गढ़वाली है तो तुम्हारी बोली को संरक्षण मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। जब गूगल पहचान दे सकता है हमको तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर उस बोली को समझने वाला ही नहीं है तब तो बात दूसरी है ना, है कि नहीं? अगर तुम्हारा मित्र है वो उस बोली को नहीं समझता है तब तो ऐसा नहीं कि तुम गढ़वाली में ही बोलोगे, तब बात तुम हिंदी में करो। हिंदी हमारे देश की भाषा है, उससे पहचान है हमारी। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा है कि अगर तुम अपनी बोली को संरक्षित रखना चाहते हो या अपनी भाषा को संरक्षित रखना चाहते हो, लिपि को बचा करके रखना चाहते हो, वो अधिकार तुम्हें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 देता है। आई बात समझ में? इसके बाद क्या कह रहा है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखो अनुच्छेद 29 कहता है तुम अपनी भाषा, शिक्षा, भाषा, बोली, लिपि वगैरह को संरक्षित कर सकते हो, इसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हो।
अनुच्छेद 30 कह रहा है कि अगर तुम कोई अपने भाषा अल्पसंख्यकों के लिए अगर तुम कोई शिक्षण संस्थान खोल रहे हो, अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए खोल रहे हो, अल्पसंख्यक दोनों आधार पर, भाषा के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी, अगर अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोलते हैं तो सरकार अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने के लिए अनुदान उपलब्ध करवाएगी, यानी उन्हें कुछ रुपये पैसे उपलब्ध करवाएगी ताकि वे अपने शिक्षण संस्थान खोल सकें और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो सके। इसके लिए सरकार पैसे देती है कि आप अपने धर्म से संबंधित या अपने शिक्षा से संबंधित जो है वो ऐसे शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। क्लियर है इतना? जैसे इसके अंतर्गत यहां पे तुम देखोगे कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था और किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंध या निरस्त नहीं होंगे। यह उपबंध 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित किसी शिक्षण संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आई बात समझ में? यानी भारत सरकार जो है वो भेदभाव भी नहीं करेगी और तुम्हें अनुदान भी देगी जो है वो शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए, अगर अल्पसंख्यक कोई अपना शिक्षण संस्थान खोलते हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो हमारे पास आर्टिकल 32 आ गया, 30 के बाद 31 आया नहीं, कौन सा अनुच्छेद आ गया? 32। तो 31 क्यों नहीं आया? तो 31 की चर्चा जो है वो हमने पहले भी कर ली थी कि अनुच्छेद 31 जो है वो चला गया है हमारा कहां? आर्टिकल 21 कहां चला गया है हमारा? कानूनी अधिकार में भाग 12 300A में चला गया है ना, उस पर हमने पहले ही बात कर ली थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। इसको समझ लेते हैं। पहली बात तो यहां पे ध्यान देना कि जो हमारा अनुच्छेद 32 है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि यह संविधान का, देखो उनकी स्टेटमेंट जो है ना, उन्होंने कहा कि यह संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की हृदय तथा आत्मा है। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास कि अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा, हार्ट एंड सोल किसने कहा है? तो वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। कौन से आर्टिकल को? आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह, सुप्रीम कोर्ट के पास आदमी अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। यानी व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आई बात समझ में? सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण रिट जारी कर सकता है। अब वो रिट कौन कौन सी होती हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के समान संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। आई बात समझ में? मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार है वो अपने आप में क्या है? एक खुद मौलिक अधिकार है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। वह एक पीड़ित आदमी के अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपायों का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई। अब देखो भाई, अनुच्छेद 32 के लिए यहां पे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में व्यवस्था दी गई है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। क्या यह संविधान का, जो केशवानंद भारती केस में बात आई थी ना बेसिक स्ट्रक्चर की, अरे बात आई थी ना वहां पे कि बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे, किसको कहेंगे हम लोग संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर? आई बात समझ में? एक तो बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचा जिसको हमने कहा, दूसरा है कि इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। तो यहां पे तुम्हें बताना है कि अनुच्छेद 32 जो है उसके मामले में कौन कौन से कथन सही हैं। सही विकल्प चुनने हैं। एक तो ये संविधान की मूल विशेषता यानी बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा है, बिल्कुल सही बात है, ये संविधान का क्या है? बुनियादी ढांचा। आई बात समझ में? दूसरा,
इस तरह इसे संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, क्योंकि केशवानंद भारती केस में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार नहीं रख सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये एक मूल ढांचा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और सरकार के पास इसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, है ना। दोनों के दोनों जो है वो अपने पास सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या के अंदर सही है। आई बात समझ में? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आगे चलें। अनुच्छेद 32 में कौन से प्रावधान शामिल नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। सही बात है, ठीक है, कि आर्टिकल 32 के तहत अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों को, अब यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि किसी भी न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सभी सत्य हैं। अब यहां पर देखो भैया, एक नोट भी डाला गया है, राष्ट्रीय आपात के समय पे, यानी जब राष्ट्रीय आपात का मामला हो तो उस स्थिति के तहत इनको स्थगित कर सकता है। ये बात यहां पर लिखी गई है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह क्या रहा है मैं तुम्हें समझा देता हूं, तुम अपने आधार पर सोचना। लास्ट में कुछ प्री और मेंस के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पर भी आएंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लो। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार। देखो यहां पे एक बात ध्यान रख लेना, परिवर्तित करने के लिए एक बात है और संरक्षण करने के लिए एक बात है। परिवर्तित करने के लिए या प्रत्यावर्तित करने के लिए जो समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है, ये क्या आर्टिकल 32 में शामिल है या नहीं है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के संबंध में आदेश या निर्देश जारी करने का जो है वो अधिकार है। बात सही है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कोई भी मौलिक अधिकार के संबंध में आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। आई बात समझ में? राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि वह किसी भी न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल 32 में। तो ये तुमको समझना है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ जाना, थोड़ी देर तक कोशिश करना कि समझ जाओ, नहीं तो इस पे लास्ट में चर्चा करेंगे। अभी कुछ और भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न पर विचार करते हुए असत्य को चुने। तो असत्य को चुनना है 33, 34, 35, ठीक है भैया। 3 अनुच्छेद हमारे पास यहां पे दे रखे हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 अधिकार देता है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, जो अपने पास कौन कौन से बल हैं, सशस्त्र बल है, कौन सा बल है? सशस्त्र बल है, या फिर अपना अर्धसैनिक बल है, या पुलिस बल है, या खुफिया एजेंसी है, इन सब के अन्य मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34, 33 यह राइट दे रहा है। अनुच्छेद 33 में यह बात लिखी गई है कि सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी, इन लोगों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल लगाई जा सकती है। आपके मौलिक अधिकारों में देखो कितनी चीजें हैं। आपके मौलिक अधिकारों में है कि भाई आप जो है ना वो देश के किसी भी भाग में संचरण करने का अधिकार रखते हो, स्वतंत्र हो आप संचरण करने के लिए। अब मान करके चलो सेना का कोई व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, वो बोलेगा मुझे संचरण की स्वतंत्रता है, चल दिया वहां से, किसी भी भाग में जा सकता हूं देश के। समझ रहे हो बात को? तो सेना के लोगों के जो मौलिक अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आर्टिकल 33 कह रहा है, और बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। आर्टिकल 34 क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं मार्शल लॉ लागू हो। सही है। जैसे जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ लागू था, जब धारा 370 और 35A हटाने की कार्यवाही चल रही थी, तो वहां सैन्य कानून लागू था, मार्शल लॉ लागू था। ये देश के किसी विशेष भाग में लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 34 में क्या है, 33 में क्या है, इसको समझना।
33 में है कि सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी, इन लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 34 में क्या है, 34 के अंदर क्या व्याख्या दी गई है, दिया गया है कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, सैन्य कानून लागू है, कौन सा कानून लागू है, सैन्य कानून, जैसे जम्मू कश्मीर में था, तो वहां के लोगों के मौलिक अधिकार उस समय समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ लगा था तो वहां धारा 144 वगैरह लग जाती है, जब तुमको पता है 4 आदमी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, जबकि अनुच्छेद 19 कह रहा है संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। समझ रहे हो बात को? तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार जब मार्शल लॉ लगाओ, ठीक है, वरना सम्मेलन करवा देगी फौज अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मार्शल लॉ में ना पता रहता है सबको कि कुछ फालतू का बोलना नहीं है। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट है अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 35 के अंतर्गत क्या बात लिखी गई है कि संसद या राज्य विधानमंडल मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कानून बनाएंगे, और बिल्कुल संसद या विधानमंडल ऐसे कोई कानून, जैसे अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समता। समझ रहे हो बात को? यानी सभी को सरकारी सेवाओं में क्या मिलेगा, बराबरी का मौका मिलेगा, ये आर्टिकल 16 में कहा गया। लेकिन अगर सरकार चाहे तो उस क्षेत्र के कुछ निवासियों को जो है वो वरीयता दे सकती है, ऐसा कानून भी बना सकती है। तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी वो संसद को है, ये आर्टिकल 35 कह रहा है। यानी इफेक्टिव बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये बिल्कुल सही बात है। तो 33, 34, 35 तीनों सही हैं, सभी सत्य हैं। आई बात समझ में? 33 में क्या है, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी, इनके अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 34 में क्या है कि सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। सही बात है। 35 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों को इफेक्टिव बनाने का प्रयास करेगी, कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को, जिनमें 16 कुछ और अधिकार ऐसे हैं, उनको इफेक्टिव बनाने का प्रयास करेगी। तो यह भी सही है। तो 33, 34, 35 12 से शुरू किया था, खत्म कहां किया है, 35 पे। तो ये तीनों के तीनों सही है। हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने अनुच्छेद 32 के अंदर कुछ चीजों को पढ़ना है। उससे पहले यहां पर कुछ बातें दी गई है अधिकारों का निलंबन में। अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में हो सकता है या क्या चीजें हैं, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। अधिकारों का निलंबन मैं कैसे कह सकता हूं, तो यहां पे देखना कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। जब भैया आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी की कंडीशन हो। हमारे संविधान में आपातकाल 3 प्रकार के हैं, 352, 356 और 360। आई बात समझ में? 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी है। 356 में प्रेसिडेंट लॉ यानी राष्ट्रपति शासन है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात है। समझ गए बात को? ये 3 प्रकार के आपातकाल हमारे संविधान में वर्णित है, 352, 356 और 360। ये आपातकाल के प्रावधान है। 52 में राष्ट्रीय आपात है, 56 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में जो है वो वित्तीय आपात है। अगर आपातकाल लागू होगा तो आपातकाल में तुम्हारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर लिया जाएगा, सिवाय किसके, अनुच्छेद 20 और 21 के। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के संबंध में संरक्षण। अपराधों के संबंध में संरक्षण क्या है, 20 क्या कहता है, एक व्यक्ति को एक कृत्य के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। पहली बात तो यह है, समझ पा रहे हो बात को? दूसरा देखोगे तो 21 क्या है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये आपातकाल के समय पे भी नहीं छीने जा सकते। वो कौन कौन से हैं, 20 और 21 है। आई बात समझ में? बाकी सारे छीने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है। बिल्कुल, जब राष्ट्रीय आपातकाल हो तो 6 के 6 स्वतंत्रता के अधिकार, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया तुम्हारा, या फिर उसके अंतर्गत तुम्हारे प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है, या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम आ जाता है। ये सारी चीजें आ जाती है। 19A में रखा गया है सबको, है ना। या शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार है, या संघ बनाने का अधिकार है, या फिर किसी भी देश के भाग में संचरण का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है, व्यापार का अधिकार है। ये 6 अधिकार 19 में रखे गए हैं। इन 6 अधिकारों को निलंबित किया जाएगा जब
राष्ट्रीय आपातकाल का समय चल रहा हो, 352 देश में लागू हो। जब युद्ध विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसमें सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। देखो ध्यान से समझना, आपातकाल में भी दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो सशस्त्र विद्रोह को भी आपातकाल में रखा गया कि जब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होगी तो तब भी क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। पर अगर आंतरिक आपातकाल लगा है तो ऐसी स्थिति में इनके निलंबन की आवश्यकता नहीं होती है। इनका निलंबन की आवश्यकता केवल कब होती है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय होती है। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर ऐसी सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत, जो हमने अभी पढ़ाई। इन लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून मतलब सैन्य शासन, मार्शल लॉ लागू हो, तो वहां पे भी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निलंबित किया जा सकता है। सैन्य शासन जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। क्लियर है इतना? आगे चलेंगे। नेक्स्ट अपने पास यहां पर दे रखा है रिट एवं इसके क्षेत्र। तो अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार। इन 5 प्रकार की रिट में सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबस कॉर्पस हम लोग कहते हैं। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। इन सबको देख लेना, कोवेरेंटो वगैरह वगैरह समझ लेते हैं। इस कड़ी में अंतिम रिट है अधिकार परीक्षा, जिसका अर्थ है मतलब आप क्या प्राधिकरण होता है, ये अभी इसको समझ लेते हैं। पहले शुरुआत से बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको पूछा जाएगा रिट कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती है। ठीक हो गया? कौन कौन 5 प्रकार की होती है तो बोलना है ये 5 प्रकार की रिट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अब बात आएगी कि रिट जारी कौन करता है, तो आप कहना रिट जारी सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। समझ गए बात को? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति रखता है। हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद से रिट जारी करने की शक्ति रखता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में रिट जारी कर सकता है। तो दोनों रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करता है। यहां पर रिट में सबसे पहली रिट जो है वो कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करवाना। इसके अंतर्गत परमादेश पहले लिखा है, फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण लिखा है। तो पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ लेते हैं। हैबस कॉर्पस क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करवाना। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कोर्ट में पेश करवाने के लिए हैबस कॉर्पस की रिट जारी कर सकता है, जिसका मतलब होता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करवाओ। उसको कोर्ट यानी न्यायालय के सामने प्रस्तुत करवाने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसको हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आई बात समझ में? यानी इसका अंदर क्या है कि गिरफ्तारों का आदेश जारी करने वाले अधिकारों को आदेश देता है वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे और उनके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म दे देता है। आई बात समझ में? जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट उसे न्यायाधीश के सामने पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है। वजह पूछ सकता है इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। अगर वो वजह जेन्युइन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसको जो है छोड़ने का भी अधिकार दे सकते हैं और इसके बाद उसको छोड़ा जा सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करवाना। इसी को हम क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश क्या होता है? तो परमादेश एक मतलब मैं कह सकता हूं कि परमादेश का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते। कौन आदेश देता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आई बात समझ में? हम आदेश देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परमादेश। आई बात समझ में?
परमादेश क्या कह रहा है कि हम, परमादेश का शाब्दिक अर्थ है कि हम आज्ञा देते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति या निकाय को उस स्थिति में कर्तव्य पालन करने का आदेश देता है यदि इन निकायों ने ऐसा करने से मना कर दिया हो। आई बात समझ में? कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, या कोई सरकारी निकाय है, या कोई निगम है, उसकी जो जिम्मेदारी है अगर उसने वो कार्य करने से मना कर दिया है तो ऐसी स्थिति में जो है वो कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश की रिट जारी की जाती है। परमादेश का मतलब क्या है कि आप अगर किसी सरकारी विभाग में गए, किसी सरकारी कर्मचारी के पास गए, किसी निगम में गए, और वहां अगर कोई सरकारी कर्मचारी, कोई निगम या कोई भी अथॉरिटी, अधीनस्थ न्यायालय वगैरह है जो इस प्रकार से कोई भी कार्य करने के लिए मना कर देते हैं और वो उनके अधिकार में नहीं है मना करना, लेकिन वो मना कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में उनसे परमादेश के तहत जो है वो जवाबदेही ले सकता है। आई बात समझ में? तो एक तो रिट हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी कौन सी हो गई? परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है? हम आदेश देते हैं। तीसरी रिट कौन सी है? प्रतिषेध। प्रतिषेध की रिट क्या कह रही है? किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है ये रिट। इसके माध्यम से न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकती है। प्रतिषेध रिट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या किसी निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। यहां पे एक बात को ध्यान रखना, तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि इन पांचों रिट में से अर्ध न्यायिक रिट कौन सी है? तो वो बोलना प्रतिषेध है। कौन सी रिट है? प्रतिषेध। प्रतिषेध पांचों में से अर्ध न्यायिक रिट है क्योंकि ये व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? ये अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होती है। मान करके चलो कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मामले केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। यदि मामला भारतीय क्षेत्र से संबंधित है और विदेशी मामलों से संबंधित है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ऐसे मामले केवल और केवल कहां सुनवाई होती है? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा मामला जिसमें एक पक्ष भारत सरकार हो, वह मामला भी केवल और केवल कहां सुना जाता है? सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। और अगर किसी राज्य के कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ऐसे मामले पर सुनवाई की जाती है जो उसका अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उससे प्रतिषेध की रिट से पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से, यानी इस न्यायालय के पास जब इस मामले पर फैसला सुनाने का अधिकार ही नहीं है तो उसने किस अधिकार से इस मामले पर फैसला सुनाया है। यानी कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारों से बाहर किसी मामले पर फैसला नहीं सुना सकता है। ये हमको कौन सा रिट बता रही है? प्रतिषेध की रिट। अब ये प्रतिषेध की रिट तुम देख रहे होंगे व्यक्ति से संबंधित तो नहीं है, समझ पा रहे हो बात को? इसलिए इसको अर्ध न्यायिक रिट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ध न्यायिक। तो ये ध्यान रख लेना, अर्ध न्यायिक रिट कौन सी होती है? प्रतिषेध की रिट होती है। क्लियर हो गया इतना? अगला क्या है? उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण क्या है? यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्याय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के लिए उद्देश्य से जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट और यहां पे इन दोनों रिट में समझो, प्रतिषेध की रिट तब जारी किया जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला देगा, और उत्प्रेषण की रिट कब जारी करेगा? उत्प्रेषण की रिट तब जारी करेगा जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक न्याय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है। अपने अधिकार मतलब जहां तक उसकी अधिकारिता है उसका क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। तो तब ऐसी स्थिति में कौन सी रिट जारी कर ली जाएगी? उत्प्रेषण की रिट जारी कर ली जाएगी। उत्प्रेषण की रिट जो है इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। समझ गए बात को? मैं कह रहा हूं कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना है, जबकि उत्प्रेक्षण कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य की जाती है। अगर कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में चल रही है और वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस कार्यवाही को रोकने के लिए जिस रिट को जारी किया जाता है वो कौन सा है? उत्प्रेक्षण रिट है। आई बात समझ में? अब कितनी रिट पढ़ी हमने यहां पे? 4 पढ़ी। कौन सी रिट छूट गई है?
अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो जिसको हम लोग कहते हैं। अधिकार परीक्षा इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो मैं तुमको ऐसे समझा देता हूं क्या होती है अधिकार परीक्षा, किसको कहते हैं हम लोग अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस आधार से, किस अधिकार से आपने ये कार्य किया। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा निगम है या कोई भी ऐसी चीज है, सार्वजनिक कार्यालय है, जहां कोई अपने दायरे से, अपने पद के दायरे से बाहर कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो रिट जारी होती है उसको क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा। यानी आपने ये किस अधिकार से किया, समझ रहे हो बात को। आप लोग देखते होंगे ना कि मतलब यहां पे भी कई उदाहरण है मेरे पास, स्कूलों में देखते होंगे प्रिंसिपल का साइन टीचर कर रहा है, प्रिंसिपल की मोहर मार रहा है। विश्वविद्यालयों में होता है ऐसा, सरकारी विभागों में होता है ऐसा, क्लर्क जो है वो विभाग प्रमुख की मोहर मार करके उसके साइन कर दे रहा है। काम ऐसे ही चल रहा है, समझ रहे हो। जबकि इस संबंध में कौन सी रिट जारी की जा सकती है, अधिकार परीक्षा। आपने किस अधिकार से मोहर मार दी, वो प्रिंसिपल की मोहर है भाई, उस पर लिखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मारेगा ना। अगर वो किसी विभाग के प्रमुख की मोहर है तो विभाग का प्रमुख मारेगा, क्लर्क क्यों उस मोहर को मारेगा। तो ये किसके बाहर आ जाता है, अधिकार परीक्षा का उल्लंघन हो जाता है। यहां पे क्लियर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य को चुने। एक अधिकार तब तक संभव है जब आप ऐसा दावा करते हैं जो दूसरों के लिए समान रूप से संभव है। एक अधिकार को दूसरे अधिकारों का सम्मान करने के दायित्व के सतत आता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ही केवल नागरिकों के अधिकार हैं। मौलिक अधिकार सभी दायित्वों का स्रोत हैं। तो अब यहां पर तुमको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक से पढ़ो और सही उत्तर दो। एक अधिकार तब तक संभव है, एक अधिकार तब संभव है जब आप ऐसा दावा करते हैं जो दूसरों के लिए समान रूप से संभव है। बिल्कुल सही है, आई बात समझ में। दूसरी बात क्या कह रहा है, एक अधिकार को दूसरे अधिकारों का सम्मान करने के दायित्व के सता जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तीसरी बात है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ही केवल नागरिकों के अधिकार हैं। ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकार के अलावा कानूनी अधिकार और मानवाधिकार और भी बहुत सारे प्रकार के अधिकार नागरिकों के पास होते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार ही होते हैं। समझ गए बात को। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार, ये वाला जो है अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि मौलिक अधिकार सभी दायित्वों का स्रोत है। इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, एक बार देख लेंगे। ठीक है भाई, फिलहाल तुम जो है अपने स्तर पर भी इस पर स्रोत कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अगर तुम कहीं पर भी इसको चेक करोगे तो तुमको मिल जाएगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स का ही होगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे तो नेक्स्ट थोड़ा सा यहां ध्यान देने की जरूरत है। संपत्ति का अधिकार, जिसको हमने बात की थी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31, उसके लिए एक अलग से कॉलम यहां पे बनाया है। तो इसको देखो थोड़ा सा, 19 और 31 में क्या है। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में भी शामिल था। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 78 के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको संविधान के भाग 12 के 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है कि भारत में संपत्ति की अधिकार की क्या स्थिति है। ठीक है, ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर दोगे। पहला तो ऑप्शन है केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार। दूसरा है किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार। तीसरा है मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध। चौथा है न तो मौलिक अधिकार न ही कानूनी अधिकार। तो भैया एक बात बताओ, जो जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं ना, पहले उनको हटा दो। न तो मौलिक अधिकार न ही कानूनी अधिकार। ये कानूनी अधिकार तो है ही, मौलिक नहीं है। तो समझ रहे हो बात को, इसका मतलब ये तो हो गया गलत। मौलिक अधिकार केवल मौलिक अधिकार तो है नहीं, कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब बचे दो ऑप्शन, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार या किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार। तो आप बताओ किसके लिए हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार। आई बात समझ में। ये हमारा होता है संपत्ति का अधिकार। क्लियर है। निम्न पर विचार करते हुए असत्य को चुने।
क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार का विस्तार किया। संविधान कहीं और अधिकार प्रदान करता है जो मौलिक अधिकार नहीं हो सकते। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये लास्ट है। अच्छा, एक बार वो वाले क्वेश्चन बता दो जरा, मेंस वाले। वो है किसी के पास क्वेश्चन वगैरह लिखे हैं तुमने? किसी ने कॉपी लाए हो? दिखाओ जरा वो। ओहो।